बांग्लादेश की जनरल इलेक्शन को भारत एक अलहदा उम्मीद और हल्की चिंता के साथ देख रहा है। आमतौर पर भारत किसी पड़ोसी मुल्क के आम चुनाव पर इतनी सावधानी से नजर नहीं रखता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस बार के चुनाव ऐसे नतीजे आ सकते हैं जिनसे भारत को पिछले करीब 20 सालों में जूझना नहीं पड़ा था। पहली बात, कई सालों बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिससे शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अलग है। भारत बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार के साथ काम करने का आदी हो चुका था, लेकिन अब उसे बिल्कुल नई राजनीतिक हकीकत का सामना करना है। दूसरी बात, भारत बारीकी से देख रहा है कि क्या तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी या उसे जमाते इस्लामी को गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। इन सब के पूरे भारत पर क्या असर पड़ेगा, चिंता इसकी भी है। नई बांग्लादेशी सरकार भारत के पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्या रुख होगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देश के सवाल में आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। अमेरिका बांग्लादेश के राजनीतिक दल जमात इस्लामी को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बढ़ गई थी, पर भारत को वापस जो 2001 से 2006 तक जो पाकिस्तान परस्त सरकारें थी उनके साथ काम करने की आदत डालनी पड़ी, और अब आगे भी ऐसा ही होगा। अगर चीन समर्थित कोई भी सरकार बांग्लादेश में बनती है तो भारत की पूर्वी सीमा को कोई खतरा नहीं है। इसका कारण यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर जो तमाम बयान दिए गए, पर ये केवल काल्पनिक हैं, क्योंकि भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर वह डरना शुरू कर दें। ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश में आज हो रहे आम चुनाव बांग्लादेश के लोकतंत्र की दशा और दिशा निर्धारित करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले समय में जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर चुनौतियां पैदा की गईं, वहां पर एक शेख हसीना की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ किया गया, शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और उसके बाद जिस तरीके की हिंसा अराजकता की स्थितियां बांग्लादेश में व्याप्त रही हैं, यदि उनसे बांग्लादेश को बाहर निकलना है तो ये जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं और इसके बाद जो बनने वाली सरकार है वो इस बात को तय करेगी कि आने वाले समय में बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा। और इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई देती है, जो कि आने वाले समय में बहुमत हासिल कर सकती है और सरकार बना सकती है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यदि सरकार बनाने में सफल होती है, तारिक रहमान यदि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ही ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, बांग्लादेश के चुनाव पर उनका क्या कहना है, क्या रुख है, लेकिन देश का सवाल भी जानना जरूरी है। जी हां, देश का सवाल नंबर 1, बांग्लादेश में होने वाले चुनावों का भारत पर कितना असर पड़ेगा। सवाल नंबर 2, पीसीआर साथ में चला ये सवाल, बीएनपी जमात इस्लामी दोनों पार्टियों में भारत के लिए बेहतर कौन है, यह बहुत अहम सवाल है जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 3, अमेरिका जमात इस्लामी को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इस पर भी चर्चा होगी, पैनल से हम सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 4, चीन पाक समर्थित सरकार के आने से भारत की पूर्वी सीमा को कितना बड़ा खतरा है। और सवाल नंबर 5, जो बहुत अहम है, क्या बीएनपी के सत्ता में आने से भारत के रिश्ते बेहतर बनेंगे। इन 5 सवालों पर हम लगातार बात करेंगे, पैनल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में होने वाले चुनाव अब किस तरह से डिफरेंट है, बंगाल में क्या तनाव है, इसके अलावा किस तरीके से चीन और पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम रोल है, यह समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश इलेक्शन को समझिए, वहां पर चुनाव पे क्या क्या दांव पर लगा है, यह आपको समझना और आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। टोटल वहां पर कितने वोटर्स हैं, कितनी वोटिंग होनी है, क्या चीजें होनी, ये तमाम चीजें अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश के चुनावों का जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, और वहां पर इलेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार के इलेक्शन में चीन और पाकिस्तान सीधे तौर पर उसके अंदर वहां पर हैं। टोटल वोटर्स की संख्या करीब 127.7 करोड़ है। आज जिन लोगों ने वोट किया वहां पर इलेक्शन खत्म हो चुका है, 4:30 बजे तक भारत के समय के मुताबिक वहां पर इलेक्शन होना था। इसके अलावा महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या की हम बात करें तो पुरुष वोटर करीब करीब 64.8 मिलियन है। इसके अलावा महिला वोटर्स की बात करें तो करीब 62.9 मिलियन है। पीसीआर प्लीज चेक द ग्राफिक्स। ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो उनकी संख्या भी करीब करीब 1232 के आसपास है।
ठीक है। उसके अलावा मैं ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूं, टोटल वोटर्स की संख्या आपको बता दी, पुरुष वोटर्स की संख्या करीब 64.8 मिलियन है। महिला वोटर्स भी बड़े पैमाने पर उन्होंने वोट किया है, उनके नंबर्स भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो महिला वोटर्स हैं उनकी भूमिका बहुत अहम है, करीब 62.9 मिलियन महिला वोटर्स ने आज वोट किया है। शाम 4:30 बजे तक वोट हुआ है। करीब करीब वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 46-47% वोट पड़े। ट्रांसजेंडर ने भी बड़े पैमाने पर वोट किया है, करीब 1232 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने आज बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन में वोट किया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के अलावा और जो नंबर्स हैं वो भी बहुत क्रूशियल हैं, वो नंबर्स भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो 42,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर थे, बहुत सारे सेंसिटिव भी थे जहां पर बड़े पैमाने पर आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था क्योंकि हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही थी। उम्मीदवारों की संख्या करीब करीब 2000 से ज्यादा कैंडिडेट, पॉलिटिकल कैंडिडेट थे जिन्होंने वहां पर अपना पर्चा दाखिल किया था, जो चुनावी मैदान में थे, जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस बार का चुनाव बहुत डिफरेंट भी है। पार्टियों की भागीदारी की बात करें, करीब 50 पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बार अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उनकी भागीदारी से ये चुनाव बहुत बड़ा हो गया है। सीटों की संख्या के मामले में भी ये चुनाव बहुत बड़ा था, 299 सीटों पर वहां पर वोटिंग हुई है, यानी बड़े पैमाने पर जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने हिस्सा लिया। सिर्फ शेख हसीना की पार्टी वहां पर नहीं थी, उसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां पर लिया। चुनाव अधिकारियों की बात करें, करीब 7,85,000 जो वहां पर अधिकारी थे, कर्मचारियों को लगाया गया था पूरे वोट को कंट्रोल करने के लिए, पूरे वोटिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टियां कौन कौन सी हैं वो भी आपको हम बताएंगे, और उन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से किस तरीके से यहां पर अब चुनाव बदला है और चुनाव में जो तब्दीलियां आई हैं वो भी आपके लिए देखना जानना बहुत जरूरी है। जी हां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पार्टी नंबर 1 की अगर बात करें, भी आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। जो पार्टी नंबर 1 है वो आवामी लीग है और विचारधारा के मामले में इसे कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, राष्ट्रवाद समाजवादी झुकाव की तरफ इसका झुकाव रहता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल जो पार्टी है, पार्टी नंबर 1 के बारे में आपको बता रहे हैं, आवामी लीग की बात करें, विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है। पार्टी नंबर 2 जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो इस बार इलेक्शन में जा रही है। विचारधारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद और मध्यम दक्षिण पंथी है, यानी भारत के लिहाज से ये भी बिल्कुल मुफीद नहीं है। पार्टी नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है, जो इस समय वहां पर फाइट कर रही थी, जातीय पार्टी। विचारधारा इनकी मध्यम वर्गीय, यानी बीच के रहते हैं, ना दाएं ना बाएं, ना तो बहुत एग्रेसिव है, ना तो लेफ्ट पार्टीज की तरह है। पार्टी नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे किस तरह से। इसका नाम है जमाते इस्लामी बांग्लादेश। विचारधारा इसकी इस्लामी राजनीति करती है, यानी जो वहां पर बहुसंख्यक है, जो मुस्लिम वोटर्स है, उनके लिए बात करती है, उनकी सलाहियत की बात करती है। और पार्टी नंबर 5 जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है जातीय समाजतांत्रिक दल JSD, जिसकी विचारधारा वामपंथी कही जाती है, और यह पार्टी भी इस बार इलेक्शन फाइट कर रही है। पार्टी नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं, वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश। यह पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह मार्क्सवादी सोच की पार्टी है, यानी लेफ्ट की सोच की पार्टी है। वहां पर जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके मसलों को उठाती है, उनके इश्यूज को उठाती है। पार्टी नंबर 7 की अगर बात करें, आपकी स्क्रीन पर है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। विचारधारा जो है वो मध्यम दक्षिण पंथी दल है, यानी ये मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा काम करती है और उन लोगों के लिए काम करती है जो पार्टी, जो देश के विकास की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल रेजिम से बाहर उठकर बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 7 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस बार चुनाव में वहां पर फाइट करी। भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है अब वो कितना सुरक्षित, एक मैप आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मित्रों। उस मैप के जरिए आप समझिएगा कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या होगा अगर वहां पर पाकिस्तान के समर्थन वाली, चीन के समर्थन वाली सरकार अगर बन जाती है। जरा मैप के जरिए देखिएगा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ आते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरीके से, अब ये मैप आप देखिए, यहां पर बांग्लादेश है, जो फ्लैग आप देख रहे हैं यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर नेपाल, भूटान, चीन, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार। ये वाला जो इलाका बांग्लादेश का है, देखिए ये वाला इलाका, और इसके अलावा यहां पे एक जो इलाका यहां पर है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका, ये बहुत क्रूशियल है। तो अगर चीन और पाकिस्तान समर्थित सरकार बनती है तो हमारा ये अरब सागर का जो नीचे का इलाका है, अरेबियन सी का इलाका, ये बिल्कुल खुला हो जाता है, और यहीं पर चटगांव जो बेस है वहां पर बहुत बहुत क्रूशियल चीजें होने जा रही हैं। वहां पर चटगांव बेस पर पाकिस्तान भी निवेश कर रहा है, चाइना भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और उसकी वजह से ये खतरा लगातार भारत के लिए, क्योंकि अगर यहां पर चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी हो जाएगी तो पूरा भारत का जो कोस्टल इलाका है ईस्टर्न का, वो पूरा खुला हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। चीन लगातार अरुणाचल, मणिपुर, असम के जरिए यहां पर ये जो बॉर्डर, अरुणाचल का बॉर्डर
बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसके जरिए लगातार चीन घुसपैठ की कोशिश करता है। तो भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत मुश्किल में हो जाएगा, और बांग्लादेश अगर सपोर्ट करेगा तो बांग्लादेश के सपोर्ट के चलते बहुत मुश्किल भारत को हो जाएगी सुरक्षा कारणों से, क्योंकि चटगांव जो पोर्ट है वो यहां पर है। ये पूरा जो अरेबियन सी वाला इलाका देख रहे हैं, ये पूरा अरब सागर का जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका यहां पर खुल जाएगा। तो नीचे से जो कोस्टल लाइन है भारत की, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है, वो बहुत खतरा हो जाएगा। और इसीलिए जो भारत है लगातार बांग्लादेश के इलेक्शन को बहुत करीने से, बहुत करीब से देख रहा है, और वो चाहता भी है कि वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो लगातार भारत उसको ट्रैक करता रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन समर्थित सरकार वहां बनती है तो भारत के कोस्टल इलाकों को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अगले ग्राफिक की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए बेहतर कौन है, कौन सी पार्टी आ जाए, किसकी सरकार बन जाए तो भारत की स्थितियां बेहतर रहेंगी? दो पार्टियां आपकी स्क्रीन पर हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी, जमात इस्लामी। दोनों पार्टियों भारत के लिए इनका रुख बदलता रहता है, भारत के प्रति नरम है लेकिन संदिग्ध है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित ये पार्टी है। दूसरा, भारत के प्रति रुख में उतार चढ़ाव रहता है बीएनपी के। जमात इस्लामी के बारे में बात करें तो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी रिश्तों की बात इन्होंने कही जरूर है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में कही, इसलिए इन पर विश्वास नहीं हो सकता। संतुलित रिश्तों की बात करते हैं बीएनपी पार्टी के लोग। जमात इस्लामी पार्टी का इतिहास और गठजोड़ अक्सर पाकिस्तान के साथ रहा है, तो इन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बोली और वहां की नैरेटिव की बात करते हैं। दोस्त के रूप में सभी देशों से रिश्ते एक जैसे होने चाहिए, दोस्ती वाला रिश्ते की बात बीएनपी करता है, लेकिन वहीं अगर जमात की बात करें तो पाकिस्तान के नैरेटिव का समर्थन लगातार ये करते रहते हैं। यानी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली पार्टी जमात इस्लामी है, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो बीएनपी है, इसका रुख भी अक्सर अलग थलग दिखाई देता है, क्योंकि ये देश की स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता की बात करते हैं। भारत के लिए रुख बदलता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दो पार्टियां हैं जिन इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद है, तो इन दोनों के गठबंधन से एक नई सरकार बांग्लादेश में बनती दिख रही है। तो ये दोनों ही पार्टी बहुत क्रूशियल है, और भारत के लिहाज से दोनों ही पार्टियों का जो गठजोड़ है या पार्टियों का साथ आना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बीएनपी भी अपने नैरेटिव के साथ जाती है। लेकिन जमात इस्लामी की बात करें तो यह पार्टी बहुत खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे जो नैरेटिव हैं उसके बारे में ये बात करते हैं। आतंकवादी संगठनों को भी बड़े पैमाने पर वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहां पर गुट, उनको बहुत सपोर्ट करता है जमात इस्लामी। अगले ग्राफिक की तरफ आते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर और कौन कौन से क्रूशियल डेटा बांग्लादेश को लेकर है, क्योंकि अगले 1 घंटे लगातार हम बांग्लादेश के पूरा मुद्दों, उनके इश्यूज का ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप भारत में बैठे हुए बांग्लादेश के चुनाव की एक एक बारीकी समझ सके। बांग्लादेश के चुनावी मुद्दे क्या हैं जिन पर वहां पर राजनीति चमकाई जा रही है, वो मुद्दे जानने के बाद आपको लगेगा कि वहां के जो मूलभूत इश्यूज हैं अभी तक वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाए हैं, वो अभी तक खत्म ही नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए वहां पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यक लगातार वहां मारे जा रहे हैं। देखिए, जो पहला मुद्दा है लोकतंत्र और राजनीतिक पुनर्निर्माण का है, वो बहुत बहुत क्रूशियल है। वहां पर लोकतंत्र के नाम पर कुछ नहीं है, सब भ्रष्ट और बर्बाद हो चुका है। दूसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर लगातार वहां पर चर्चा हो रही है, और मेमोरेंडम भी दिए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार और सुशासन की बात हो रही है। बांग्लादेश में सुशासन 0 हो गया है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार। इकोनॉमी बिल्कुल डंप हो चुकी है, वहां पर रोजगार की दिक्कत है, और वहां के लोग वहां से अब पलायन करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं नौकरी के लिए। अगला जो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, मुद्दा नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं, जुलाई चार्टर यानी संसदीय सुधार, वहां के संशोधन, एक वहां के संविधान में एक संशोधन किया जाना है, उसे लेकर चर्चा हो रही है। मुद्दा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, विदेश नीति और क्षेत्रीय रिश्तों के बारे में बात हो रही है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 6 सुरक्षा और हिंसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा नंबर 7 शासन, शिक्षा और अभिव्यक्ति, यानी हर मसले पर वहां बातचीत होनी है। ये बेसिक मूलभूत उसके मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और इन पर चर्चा के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पर खरी उतरेगी उसकी सरकार बनती दिख रही है। बांग्लादेश का चुनावी सर्वेक्षण भी आपके लिए लेकर आए कि वहां पर चुनावी सर्वेक्षण क्या कहता है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती दिख रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले पार्टी बीएनपी के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, बीएनपी जो पार्टी है, इसका जो वोट परसेंटेज जमाते गठबंधन का बताएं, वोट परसेंटेज करीब करीब 44 से 77% है बीएनपी का। सीटें करीब 171 से 172 के आसपास सीटें आती दिख रही है। अगली पार्टी जो है उसके बारे में आपको बताते हैं कि वहां पर चुनावी सर्वेक्षण क्या कुछ कह रहा है। पार्टी का नाम आपको बताया, जमात इस्लामी को 33 से 47% वोट मिल रहे हैं, 55 से 110 सीटें आती इनकी दिख रही हैं। जमात इस्लामी की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पार्टी है जो सेकंड रनर अप दिखाई दे रही है चुनावी सर्वेक्षण में। आंकड़े क्या कह रहे हैं हम आपको वो बता रहे हैं। एनसीपी और बाकी पार्टियों को करीब करीब 5 से 20 सीटें मिलती दिख रही है, 6 से 17% के बीच इनका वोट शेयर रहने वाला है। तो चुनावी सर्वेक्षण दिखा दिया, मुद्दे आपको दिखा दिए, मैप के जरिए आपको बता दिया कि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों भारत बहुत करीब से इनको देख रहा है। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम और डिटेल में जाएं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उस पैनल के जरिए भी बातचीत करने की जरूरत है। बांग्लादेश इलेक्शन क्यों क्रूशियल है भारत के लिए, चीन पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश के जरिए भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज क्या क्या आने वाले हैं,
भारत के लिए बांग्लादेश के चुनाव के बाद, और कौन सी पार्टी वहां आने जा रही है, उस पार्टी के बनने ना बनने से किस तरीके से आने वाले वक्त में भारत की राजनीति पर, भारत के ईस्टर्न पार्ट की सुरक्षा पर अरुणाचल वाला इशू अब कितना अहम हो जाएगा भारत के, बांग्लादेश में नई सरकार आने से क्या बीएनपी भारत को सपोर्ट करेगी या जमात इस्लामी जैसी जो पार्टियां हैं वो पाकिस्तान का नैरेटिव लेके भारत के लिए आएंगी। स्वागत कीजिए पैनल पर, कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद शिराजी मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। शिराज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं संजीव सर आपसे पूछना चाहता हूँ, नई सरकार के गठन के बाद वहां पर वोटिंग खत्म हो गई है और 4:30 बजे तक का वक्त था, अब वहां पर जो नई रेजिम आएगी उसे लेकर आपका एनालिसिस क्या है और भारत के लिए कितना चिंतित होना है, क्योंकि वहां पर शेख हसीना अब नहीं है, हम बहुत सालों से उनके साथ लगातार सत्ता में थे, नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, नया नैरेटिव आएगा, नया डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होगा, इसे कितना क्रूशियल मान रहा है भारत के लिए? सर देखिए, बांग्लादेश के ये जो चुनाव हैं ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बांग्लादेश में लोकतंत्र की जो दशा है और दिशा दोनों को ही तय करेगा, और इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आते हैं इसके गहरे इम्प्लीकेशंस आने वाले समय के लिए होंगे, बांग्लादेश के लोगों के लिए तो होंगे ही, ये पूरे क्षेत्र के लिए भी, भारत के लिए भी ये कई इम्प्लीकेशंस इसके होंगे। पहली बात करते हैं कि इसमें क्या सिनारियोज हो सकते हैं। मेरे असेसमेंट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि तारिक रहमान के नेतृत्व में उसने चुनाव लड़ा, वो इस समय बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, और इस बात की ज्यादा संभावना दिखाई देती है कि ये जो पार्टी है ये आने वाले समय में इसे बहुमत मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अभी बस कुछ समय का ही इंतजार है कि क्या इसके रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन बांग्लादेश में ऐसे सभी लोग जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के स्थिति को लेकर के चिंतित थे, जो बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को देखना चाहते हैं, बांग्लादेश की जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो भी इस बात को चाहेगी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि इस समय अवामी लीग के बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, वही सरकार बनाए, तारिक रहमान ही सरकार बनाए, इस बात की अपेक्षा जाहिर है कि बांग्लादेश में सभी ऐसे जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। भारत भी ऐसे ही अपेक्षा करेगा कि बांग्लादेश में जो तारिक रहमान के नेतृत्व की सरकार बने, और यदि ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अवामी लीग तो सबसे अच्छा ऑप्शन था ही, लेकिन दुर्भाग्य से अवामी लीग को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया है, उनकी नेता भारत में मौजूद हैं। ऐसे में जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। यदि किसी ऐसी सिनारियो में जिसमें कि कट्टरपंथी अगर कहीं जीत जाते हैं या वो सरकार बनाते हैं, तो जाहिर है कि ये बांग्लादेश के लिए काफी बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा और भारत के लिए भी एक नई स्थितियां पैदा करेगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी किसी स्थिति में, जो कहते हैं वर्स्ट के सिनारियो में, भारत एप्रोप्रिएट जो तरीके से नई स्थितियों के अनुसार विचार करते हुए सभी तरीके के कदम उठाएगा, जिसमें कि सख्त कदम भी शामिल होंगे, टफ जो एक्शंस है और टफ पोस्चरिंग भी भारत कर सकता है। तो अब आने वाले समय में हमें रिजल्ट्स का जो है इंतजार करना होगा, लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के साथ उसके जो संबंध है, हमारे जो बांग्लादेश के साथ संबंध है, वो अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। क्योंकि एक अंतर ये है कि पहले की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकारें रही, 3 बार खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी, एक कार्यकाल बहुत छोटा था और 2 कार्यकाल बड़े थे, उस दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध सामान्य कहे जा सकते हैं। और उस समय और अब में अंतर यह है कि उस समय जमात इस्लामी के साथ इनका एक अलायंस हुआ करता था। कई बार ये जमात इस्लामी जो है वो सत्ता में भी आई और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के वो चुनाव इत्यादि भी लड़ी। लेकिन वर्तमान समय में ये जो कट्टरपंथी है विरोध में है, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यदि सरकार बनाती है तो उसके ऊपर ये कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा, और ऐसे में वो भारत के साथ एक बेहतर समन्वय और तालमेल पहले की तुलना में, पहले की सरकारों की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर पहले से ही बांग्लादेश की उन्होंने यात्रा की। खालिदा जिया के इंतकाल के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का एक शोक संदेश भी, एक पत्र भी दिया था, और भारत की सरकार पहले से ही बीएनपी के साथ संपर्क में है। तो ऐसे में यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और तारिक रहमान की सरकार बनती है तो ये मेरा मानना है कि भारत और बांग्लादेश के
जो बेहतर भविष्य के लिए अच्छे संकेत हो, अच्छा डेवलपमेंट होगा। और ये मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जो अंतरिम सरकार रही, जाहिर है कि उसके दिन अब बीत चुके हैं और उसके बाद एक हम तारिक रहमान के नेतृत्व में एक बेहतर भविष्य की और बेहतर भारत और बांग्लादेश के भविष्य की आशा जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर है सर। इससे पहले कि मैं कर्नल साहब के पास जाऊं, संजय सर मुझे एक बात बताइए, शेख हसीना हमारे पास यहाँ पर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान चीन अपने नैरेटिव सेट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान चटगांव को लेकर, चाइना चटगांव को लेकर बहुत एग्रेसिव है, और अभी जो यूनुस ऐसा लगता है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास पैसा आ जाए। आप ट्रेड डील को लेकर टैरिफ को देखिए, टैरिफ घटकर 19% हो गया। अभी वो दो दिन 3 दिन लगातार वहाँ बातचीत चल रही थी। तो अमेरिका तो डबल गेम खेल ही रहा है एशिया सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल रेजीम को लेकर जो भारत में चिंता है, भारत भले इस बात को खुले तौर पर नहीं कह रहा है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यकों को वहाँ सताया जा रहा है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है। वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी आपके हिसाब से जमात आए, BNP आए, या तीसरी जो NCP की हम बात कर रहे हैं उसका कोएलिशन आ जाए, आपके हिसाब से अभी भारत का क्या टेक होना चाहिए, भारत को किस तरह से इस पे रिएक्ट करना चाहिए सर? ये सवाल मुझसे है? जी संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी जी, देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से भारत जो भी इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश भारत करते रहा है जी। लेकिन भारत को अपना स्टैंड कब और कैसे लेनी है इसकी समझ भी भारत को है। राइट। बांग्लादेश की एक बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, अमेरिका चाहे जितना टैरिफ डील में कर दे कि भाई टेक्सटाइल का सामान आप भेजिए और हम आपको 0% टैरिफ पर ले ले, जितना वो प्रलोभन देते हैं। पाकिस्तान और चाइना उनको जितना भी समझा ले कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन बांग्लादेश को चाहे वो कट्टरपंथी हो चाहे वहां के लिबरल हो, उनको इस बात की समझ है कि भारत हमारा नेचुरल फ्रेंड है। और जब भी बांग्लादेश जिन परिस्थितियों में भी कभी संकट में आया है, भारत उनके साथ ईमानदारी पूर्वक खड़ा रहा है बिना कोई प्रलोभन के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब से शेख हसीना को सत्ता से हटाई गई, कट्टरपंथियों ने जिस तरह से तांडव वहां मचाया और जिस तरह से इस्लामीकरण की तरफ वो बांग्लादेश बढ़ रहा है, वो चिंता जरूर ये करता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश तो नहीं जा रहा है जी। वहीं पर ये चिंता होती है कि अगर परिणाम में जमाते इस्लामी और BNP की सरकार कई बार वहां रही है, कोalition में वहां गवर्नमेंट रही है, और उसके बाद भी भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत कटु रहे हैं, लेकिन अगर BNP और जमाते इस्लामी एक बार फिर भारत से चाहेगा कि हम रिश्ते अच्छे रखें, तो भारत क्यों नहीं चाहेगा। लेकिन अगर जिस तरह से आपने इशारा किया कि जो ज्योग्राफी है और जिस ज्योग्राफी में चटगांव ये की बात की जा रही है कि वहां पर अगर वो अरब सागर में चीन का दाखिला होता है और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट को हम लोग वो जो इलाका है जहां से वो चिकन नेक वाला पार्ट है और जहां से बांग्लादेश सीधे प्रभावित करेगा, उधर से अगर चाइना प्रभावित करता है, इधर से अगर बांग्लादेश हमें प्रभावित करेगा पाकिस्तान और चाइना की ही मदद से, तो एक हमारे लिए एक ज्योग्राफिकल क्राइसिस तो होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत उन सारी स्थितियों पर नजर रखे हुए है। राइट सर। सरकार जिनकी भी बने, वैसे जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें BNP की सरकार बनते हुए वहां दिख रही है। जमाते इस्लामी की मदद ली भी जा सकती है, अपने दम पर भी BNP वहां सरकार बना सकती है। तो भारत हर तरह के मुद्दे पर वो चाहती है कि जो एक रिलेशन डेवलप हो, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हो, उसमें भारत हमेशा बांग्लादेश को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई संरक्षण और शरण ये तो भारत देते आया है, अतीत से ही देते आया है। अगर आपकी नेत्री आई और उनको लगा कि हम भारत में शरण ले, भारत क्यों नहीं शरण देगा। भारत और बांग्लादेश को भारत की ताकत का भी पता है। चाइना व्यापारिक हितों के इस्तेमाल के लिए जितना वो बांग्लादेश का इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान तो खुद अपने भूखा नंगा है, वो क्या मदद करेगा बांग्लादेश को। हाँ, ये जरूर कट्टरपंथ की तरफ ढकेलने में वो पाकिस्तान थोड़ी मदद कर सकता है बांग्लादेश को कि कट्टरपंथियों की सरकार बने। तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में अगर BNP की सरकार या BNP जमाते इस्लामी की सरकार बनती है, भारत के साथ उनके रिश्ते बुरे नहीं होंगे,
जो मैं परसेप्शन के तौर पर देख रहा हूँ, राइट सर। भारत के साथ अच्छे, और जितने पॉइंटर्स को आपने एक्सप्लेन किया वो पॉइंटर्स समझने के लिए काफी है कि चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे संस्कृति का मामला हो, राइट सर। अर्थव्यवस्था का मामला हो, राइट सर। हर जगह भारत का बांग्लादेश के साथ बड़ा नेचुरल अलायंस रहा है राइट सर। और भारत ने हमेशा मदद किया है बांग्लादेश को। इसलिए मुझे लगता है परिणाम आ जाने दीजिए, सरकार का गठन होने दीजिए। बांग्लादेश के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि कट्टरपंथ देश को कभी भी आगे नहीं ले जाएगा। और पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं, बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में जहां कट्टरपंथ हावी हुए, जहां पर एक धर्मनिरपेक्षता को लोग किनारे करके और धार्मिक उन्माद की वजह से सत्ता पाई गई, वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति राइट सर। कहां चली गई ये सबको पता है। तो अमेरिका तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अपनाएगा कि भाई हमारे यहाँ से कपास खरीदो, तुम अपने यहाँ कपड़ा बनाओ और फिर हमारे बाजारों में बेचो, वो क्यों नहीं चाहेगा। तो भारत कभी इस तरह का ट्रेड डील अमेरिका के साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, आप 18% टैरिफ लीजिए, जितना टैरिफ लीजिए, लेकिन कपास जब हमारे किसान उगाएंगे, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग जब हमारे होगी, तो आपके बाजार में हम बेचेंगे ट्रेड डील की तरह। बांग्लादेश को वो समझता है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए कपास वो हमसे खरीदेगा, वहां पर मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा और फिर हमारे बाजारों में बेचने की अनुमति होगी। तो वो एक तरह का मैं मानता हूं कि एक जो देश आर्थिक तौर पर कमजोर होती है, अमेरिका इस तरह के मौकों का हमेशा लाभ उठाते रहा है। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। कर्नल साहब, इससे पहले कि मैं शिराज जी के पास जाऊं, कर्नल साहब, दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला तो ये कि बांग्लादेश की जो नज़दीकियां भारत पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ रही हैं, तो एक पूरा अरेबियन सी वाला इलाका अपना पूरा खुला हुआ है, मलक्का स्ट्रेट और वो सब आप देख लें अरेबियन सी का। तो अगर चटगांव बेस पर चाइना पहुंचता है, पाकिस्तान को बहुत एक्सेस मिलता है, तो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तो ये, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव को बदला है बांग्लादेश को लेकर, चाहे वो क्रिकेट वाला मसला रहा हो या फिर आर्थिक मदद करने की बात रही हो, चीन भी लगातार और अपने फाइटर जेट JF-17 जो है वो भी पाकिस्तान बेचने की पेशकश कर चुका है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी तो हम इतने सालों से चला रहे थे, हम उनको खाना दे रहे थे, बिजली दे रहे थे, कपड़ा दे रहे थे, दवाइयाँ हम भेज रहे हैं, कोविड में हमने उनको संभाला है, और पाकिस्तान तो अपने मुल्क को रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, दवाइयाँ दे ले। ये हमारा डेटा नहीं है, ये दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं वो डेटा देते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, सूरत हाल बहुत अच्छा वहाँ का नहीं है इकॉनमी का। तो बांग्लादेश को वो क्या ही मदद करेंगे, आतंकवादियों को बंदूकें रसद और हथियार दे दें, उसी में बहुत खर्च हो जाता है उनका। डिफेंस के लिहाज से कितना क्रूशियल आप देख रहे हैं सर बांग्लादेश के इलेक्शंस और वहां पर आने वाली सरकारों को? देखिए, डिफेंस के लिहाज से तो सारी ही सरकारें ठीक नहीं है। अब यहाँ पे दो रहमान है, एक शफीकुर रहमान है और एक तारिक रहमान है। जो शफीकुर रहमान है यानी कि जमात इस्लामी के, अगर ये सरकार आती है तो हमारे लिए बहुत बुरी है। अगर शफीकुर रहमान और तारिक रहमान का मिला जुला सरकार बनती है तो थोड़ी कम हमारे लिए बुरी है, और अगर BNP की बनती है तो हमारे लिए कम से कम बुरी है, लेकिन अच्छी तो इनमें से कोई भी नहीं है। BNP वाली भी क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि तारिक रहमान के पिताजी तो खुद ये कहा करते थे कि जो ये फरक्का डैम है, वो जो 30 साल वाली संधि है जो इस साल खत्म होने वाली है, उस डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या वो ना बने। और तो और इनकी माँ यानी कि खालिदा, वो भी यूनाइटेड नेशन तक गई थी, और इसी वजह से जमात इस्लामी के एक लॉयर ने ये कहा है कि ये जो तारिक रहमान है ये तो गद्दार है, इसने अपने बाप से और माँ से गद्दारी की है, यानी कि इनमें से अच्छा तो कोई नहीं पर कम से कम बुरा BNP है। BNP आने के चांसेस है, इसलिए क्योंकि करीब 40% वहाँ पे अवामी लीग के वोटर्स हैं और वो जमात इस्लामी को तो वोट देंगे नहीं, लिहाजा BNP के आने के चांसेस है। अब थोड़ा सा डिफेंस के बारे में, जो रूल्स, जो सिचुएशन ये श्रीमान यूनुस मोहम्मद ने पैदा कर दी है, क्या इनमें से कोई भी सरकार उन्हें पलट पाएगी? मैं उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले तो यही यूनुस जी गए थे जिन्होंने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की जो इंडिया की 7 स्टेट्स है वो तो लैंड लॉक्ड है और समुंदर का गार्जियन तो मैं हूँ, आप आइए चटगांव में और यहाँ पे निवेश कीजिए। एक दूसरा,
जो तीस्ता रिवर की ड्रेजिंग का प्रोजेक्ट था, जो शेख हसीना हिंदुस्तान को देना चाहती थी और चाइना को नहीं देना चाहती थी, वो यूनुस ने चाइना को दिया। और वो कहाँ तक जाती है तीस्ता नदी? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि सो कॉल्ड चिकन नेक तक। राइट सर। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विंटेज का एयरफील्ड भी शायद चाइना को दिया डेवलप करने के लिए, वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। यानी ये अब फिर पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये एक अलायंस बनाएंगे। और जो सार्क अलायंस था पुराना, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बोले उसको छोड़ दीजिए, एक नया अलायंस बनेगा। और इसमें इन तीनों देशों की एक मीटिंग चाइना में हुई भी, और उसमें बाकायदा एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई, कुछ आगे की कार्रवाई के लिए बेस बनाया गया। यानी कि हमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक एक्सिस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बांग्लादेश की अगर जमात इस्लामी सरकार आती है तो वो तो सीधे सीधे उनके साथ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही तो पाकिस्तान की आईएसआई के जनरल्स को और बाकी जनरल्स को बुलाया था और ले गए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। पर ऐसा जो जैसा मेरे पुराने पैनलिस्ट ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान को छोड़ नहीं सकता। दो कारण, पहला तो ये कि बांग्लादेश हर इशू के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे उसमें रॉ मटेरियल हो उस टेक्सटाइल का जिसको बेच के वो अपना पेट भरता है। और दूसरा ये कि अगर हम रंगपुर कॉरिडोर को काटना चाहे तो मेघालय से उसको काट सकते हैं। अगर हम चिटागोंग कॉरिडोर को काटना चाहे तो हम त्रिपुरा से उसे काट सकते हैं और उसको लैंडलॉक बना सकते हैं। ये चीजें वहां के जर्नलिस्ट वगैरह जानते होंगे। अब ड्यूरिंग द इलेक्शन जो बयान आए हैं, यानी कि वहां के जनरल वकार कह रहे हैं कि बगैर किसी डर के आप वोट करो। जो उनके शफीकुर रहमान जी है, उन्होंने तो बाकायदा रिश्वत दी है कि मैं 15,000 टका देता हूँ जो भी हमें वोट करेगा, और इतना ही नहीं, अपना कैमरा लेके आओ, बैलेट की फोटो लो, मुझे दो। और तो और बोलो, जो अगर पूरा परिवार मुझे वोट देता है तो इन दैट केस मैं, जैसे जनरल मुनीर है पाकिस्तान के, जिनको लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है किसी भी अरेस्ट से, बोले मैं उस परिवार को वो भी दूंगा। लेकिन इतना होने के बाद भी उनके आने के चांसेस कम है। अब अगर जितनी बातें मैंने बताई, इनका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो वो ये है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलने की, पाकिस्तान चाहे जितने JF-17 दे दे और चाइना चाहे जितनी मदद कर दे, लेकिन वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसका एक 3,000 से भी ज्यादा लंबा किलोमीटर बॉर्डर हमारे साथ लगता है। ठीक है सर, कर्नल साहब पॉइंट टेकन, कर्नल साहब पॉइंट टेकन, आपने बहुत ब्रीफली समझाया है। सैयद शिराजी, एक बात बताइए, अब से पहले तो पाकिस्तान की कभी इतनी दिलचस्पी बांग्लादेश के इलेक्शन में नहीं थी, अब इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी है? पाकिस्तान वहाँ के हर डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहा है, फंडिंग की बात हो रही है, चटगांव इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वहाँ पर जमात इस्लामी से लगातार नैरेटिव चल रहे हैं पाकिस्तान के, उनके क्रिकेट टीम के लिए आपके मन में बहुत दया भी आ गई है, बहुत चेंज दिखाई दे रहा है डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में भी, और आपके जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है पाकिस्तानी जो वहाँ पर पॉलिटिकल रेजिम है उसका भी। सैयद साहब देखिए, बड़ी देर से मैं आपके पैनलिस्ट को सुन रहा हूँ, बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है। तो मैं आखिर में आपके पास इसीलिए आया था कि आप सबका इसमें एक साथ मिलाकर जवाब दे पाएं। हाँ, इसमें मुझे भी आप टाइम देंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बात चलाए। पहली बात यह है कि भारत की सफों में जो भगदड़ मची हुई है इस वक्त बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से, वो हम बड़ी भरपूर तरीके से पाकिस्तान में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और हमें ये नजर आ रहा है, कहाँ से खबर आई है भगदड़ की? सैयद साहब तो सही ना, सुन लेना, आप सुन लेना। हमें यह भी मजा आ रहा है कि भारत के चैनल अब हमें यह बता रहे हैं कि 1232 ट्रांसजेंडर ने जो है वो वोट डाले। हम तो देख ही रहे हैं भारत की इस वक्त जो जान अटकी हुई है कि ट्रांसजेंडर के वोट भी भारत गिन गिन के एक एक बता रहा है, तो उससे ये वाजिब हो रहा है। दूसरी बात, कहा जा रहा है जी इस्लामिस्ट जो है वो जो उस तरह के लोग आ गए, तो शायद मेरे ख्याल में आपकी मेमोरी कमजोर है। ये मोदी साहब क्या है, ये RSS, ये शेख हसीना, ये सारा कुछ योगी आदित्यनाथ वगैरह क्या है?
ये क्या बाबरी मस्जिद और क्या वो राम मंदिर और ये सारा कुछ, ये मुद्दा तो आपके पास सारा चल रहा है, आप खुद सारा कुछ वही कर रहे हैं और किसी और मुल्क की आवाम कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी देखें हमारे लिए ये। अच्छा, कर्नल साहब कह रहे थे ये भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, वो कम बुरे हैं, वो ज्यादा बुरे हैं। कर्नल साहब आपके से क्या लेना देना, वो आवाम तय करेगी कि उन्होंने किसको इलेक्ट करना है। फिर मैं आपकी स्क्रीन देख रहा था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था बतौर एक जर्नलिस्ट के कि इलेक्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में, हुसैना वाजिद जैसी दहशतगर्द आपने बिठाई हुई है और आप सारी अभी भी स्क्रीन पे हुसैना वाजिद चाह रही हैं। और हसीना वाजिद का नहीं, अमेरिका में इलेक्शन होते हैं ना सैयद साहब, अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया के डेवलपमेंट को कवर करते हैं। वेनेजुएला के इलेक्शन को भी ऐसे ही दिखाया था, रूस में इलेक्शन हुआ था तो भी ऐसे दिखाया था, लैटिन अमेरिका के इलेक्शंस को भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, कनाडा में इलेक्शन हुआ था तो भी हमने दिखाया था। हम इसलिए कवर करते हैं क्योंकि अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को हम जानकारी देना चाहते हैं, उनको अवेयर कराना चाहते हैं। बांग्लादेश हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, तो जिस कुत्ते को आप खाना खिलाते हैं उसके दांत गिनने का हक आपको है सैयद साहब। जिस कुत्ते को आप खाना खिलाते हैं उसके दांत गिनने का हक आपको है, नाखून काटने का हक आपको है। हमारी बिजली पानी दवाओं से वहां की आवाम जिंदा है, हम अगर बिजली बंद कर दे तो आधे बांग्लादेश में अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा हक है जानने का। आपसे अलग हमने बांग्लादेश को किया था, तो हमने ये बांग्लादेशियों के साथ वादा किया था कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको 2 वक्त की रोटी देंगे, आपको दवाइयां मिलेंगे, वक्त रहते आपको बिजली सप्लाई करेंगे। तो हमने ही आपसे बांग्लादेश को आजादी दिलाई, तो हम उनका ख्याल रख रहे हैं। अपने जानवरों को, अपने लोगों को हम बहुत करीब से पालते पोसते उनका ख्याल रखते हैं सैयद साहब। ये हंसने की बात नहीं है, ये आंकड़े बड़े रिसर्च के बाद आते हैं। आपका इलेक्शन होगा ना तो इससे ज्यादा बेहतर आंकड़ों के साथ मैं आऊंगा। सुन लेना। हाँ जी सैयद साहब बताएं, आप तकरीर कर लें, बताएं। होगी तकरीर? नहीं, तकरीर आपके यहाँ होती है, आपके यहाँ बैठ के मौलाना और मुल्ले वो तकरीरें करते हैं, हमारे यहाँ तकरीरें नहीं होती शोज में। हम किसी को काटने पीटने और जलाने की बात नहीं करते, घुसपैठ की, आतंकवाद की बातें नहीं करते। आप बोल लूं, हम जिहादी लोग नहीं है आपकी तरह। आप बोल लूं। हाँ, इलेक्शन की बात करिए, इलेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपकी ज़ौजा मोहतरमा बेगम साहब आपको घर में बोलने नहीं देती, सारा आपने टीवी पे ही आके बोलना होता है। घर में बोल दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाओं के सामने पुरुष ज्यादा नहीं बोलते, हम उनका सम्मान करते हैं। बुर्कों में और कपड़ों में लपेट के महिलाओं को नहीं रखा जाता, हम इक्वल समझते हैं महिलाओं को, इसलिए उनके सामने भी अदब से पेश आते हैं, जैसे कि अपनी माँ और पिताजी के साथ, अपने वालिदों के साथ पेश आते हैं। हमारे बड़ी रिस्पेक्ट है औरतों की, हम उन पर नहीं चिल्लाते। इलेक्शन की बात हो रही है, आप भारत के ऊपर तकरीर दिए जा रहे हैं। अभी आप कहाँ पे हैं? ख्वाब देख रहे हैं क्या? आप किसी ख्वाब में है क्या? ये बांग्लादेश के इलेक्शन की बात चल रही है और भारत की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर भी मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, आपको दिन रात मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी का भय इतना ज्यादा है कि बांग्लादेश के इलेक्शन में भी आपको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी का भय इतना ज्यादा है कि मोदी जी और योगी जी के सपने आते हैं बैठे बैठे। आप बांग्लादेश के इलेक्शन की बात कीजिए, उसको कहे वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। आपके जनरल की जो तकरीरें हैं ना, वो तकरीरें हमने देखी हैं और उन तकरीरों का जवाब भी देना जानते हैं, उन तकरीरों का जवाब भी देना जानते हैं। अभी एक ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अगला ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। ज्यादा तकरीरें देना बंद कीजिए, बांग्लादेश के इलेक्शन पे बात कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश के इलेक्शन पे बात कीजिए। सैयद साहब, संजीव सर सही कह रहे हैं, बात मत कीजिए। सैयद साहब, संजीव सर नहीं कर सकते आप अभी। के बारे में बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के बारे में? आप बांग्लादेश में आपको मोदी जी के सपने आ रहे हैं क्या? मोदी जी के का भय इतना ज्यादा है क्या? अभी भी मोदी जी छाए हुए हैं आपके ऊपर। मोदी जी के आपको मोदी जी हमेशा योगी आदित्यनाथ और मोदी जी छाए रहते हैं क्या? नींबू निचोड़ रहे थे जिस बात करते हो, क्या हालत हुई देखी ना? अरे वो नींबू निचोड़ रहे थे, इनको मजा आ रहा है। आप किस तरह के पत्रकार हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरह के पत्रकार हैं? आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? आपको भारत कहते हैं मुझे मजा आ रहा है, वो मजा आ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरीके के पत्रकार हैं आप? पत्रकारिता का धर्म भूल गए आप। बांग्लादेश के इलेक्शन की बात हो रही है, तुम भारत के बारे में बात किए जा रहे हो। आपने पहले पाकिस्तान का क्यों जिक्र किया? किसने कहा? अरे पाकिस्तान वहां पर दखल देता है, पाकिस्तान वहां पर दखल देता है। आपकी जो सारी एजेंसी वहां लगी हुई है, आतंकवाद का घर बनाना चाहते हो बांग्लादेश को। और आपको मोदी जी की बात याद आ रही है। अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को सुधारिए, अपने देश के आतंकवाद को खत्म कीजिए। आपने किस लिए रखी हुई है? आप इंटरफेयर नहीं शेख हसीना भारत की मित्र है,
शेख हसीना भारत के मित्र हैं, वो दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों के आप और आपके हुक्मरान, फांसी दी है, वो भारत में जब तक चाहेंगी तब तक रहेंगी, कोई भारत से उन्हें हटा नहीं सकता, वो जब तक चाहेंगी तब तक रहेंगी, सुन लो, वो भारत में जब तक चाहेंगी तब तक रहेंगी, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। इतना नोट कर लेना, इतना नोट कर लेना, इसके बाद बात करना। वो भारत की मित्र है, ठीक है, रहेंगी, और वो भारत में ही रहेंगी। आप नोट करके रख लो ये बात। दहशतगर्दों को आपने रखना है तो आप रखें, हमें क्या मसला। अरे दहशतगर्द होंगे आप, अदालत में दहशतगर्द को आपने रखा हुआ है, हाफिज सईद जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा दहशतगर्द आप पालते हैं, और भारत में आपको अरे संजीव सर, यूएन ने एक रिपोर्ट दी है, संजीव सर यूएन की रिपोर्ट का हवाला दीजिए सैयद साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि जैश के आतंकवादियों ने दिल्ली में धमाके किए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूएन कह रहा है, ये यूएन कह रहा है। शर्मा नहीं चाहिए आपको। आप हसीना वाजद की फोटो चला रहे हैं, जिसकी पार्टी आप किस तरीके के पत्रकार हैं? आप ऐसे ही रिपोर्टिंग करते हैं क्या? आपको दूसरे देशों में जहां भी स्थिरता होती है और आपको मजा आता है? देखिए इस तरीके के पत्रकार हैं आप। ये बड़ी विडंबना है संजीव सर बड़ी विडंबना है। इससे पहले कि संजय सर के पास मैं जाऊं, कर्नल साहब थोड़ा सच से सामना करा दीजिए, आप भी थोड़ा सा आईना दिखा दीजिए कर्नल साहब। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जैसे तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका ने हमको टॉयलेट पेपर, मजा आया तब डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन के मजा आया? तब भी मजा आया होगा सर, डिफेंस मिनिस्टर तब तो बहुत ही मजा आया होगा कि टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका ने फेंक दिया यूज कर ख्वाजा आसिफ की बात सुन के मजा आया कि नहीं तुम्हें? ज्यादा मजा आएगा सैयद साहब तब तो आपको। इस बात का जवाब दो, ख्वाजा आसिफ की बात सुनकर तुमको मजा आया कि नहीं आया? टॉयलेट पेपर से हमारे इलेक्शन रिसर्च को देख के मजा आ रहा है, टॉयलेट पेपर सुने जाने में मजा आया था सैयद साहब। टॉयलेट पेपर का सुन के मजा आया कि नहीं आया? मजा शर्मा नहीं चाहिए तुम्हें, मैं फिर से कहूंगा, इस तरीके की बातें मत किया करो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, इस तरीके की बातें मत किया करो, पत्रकार तुम नहीं लगते। शर्म तुम्हें आना चाहिए। चलिए ठीक है सैयद साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। सैयद साहब लेट्स स्टार्ट फ्रेश, ऑल ऑफ यू प्लीज काम डाउन। संजय सर, अभी शेख हसीना को लेकर पाकिस्तान को बड़ी आपत्ति है कि भाई शेख हसीना को हमने अपने देश में शरण क्यों दी है? हमारा अपना मसला, हमारा अपना मुल्क है, जिसे चाहे रखे जिसे चाहे भगाए। संजीव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, 20 सालों तक हमारे साथ उनकी सरकार थी, बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे थे। फिर ये यूनुस टाइप के कुछ छुटभैये नेता आ गए वहां बांग्लादेश में, जो लगे तलवे चाटने चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के, और उसके बाद उनको लगा कि भाई ये तो 2-4 महीने का वक्त बचा, लूट लो जितना लूटना है बांग्लादेश को। तो लुटाई चल रही है बांग्लादेश में, इकोनॉमी डंप हो चुकी है, लोगों को जबरन ढूंढ के मारा जा रहा है, हिंदुओं काटे जा रहा है वहां पे। तो यूनुस टाइप के जो लोग हैं, अब थोड़ा बीएनपी के आने से थोड़ा सा पैर कांपने शुरू हुए हैं उनके भाई कि एक चलो शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया के बीच जिस तरह की अनबन रही होगी सर, वॉर ऑफ बेगम हम उन्हें बोलते थे, लेकिन कम से कम एक अच्छी रेजिम पाकिस्तान को मिलेगी। संजय सर, इस बात से भी तो पाकिस्तान परेशान है कि भाई जमात इस्लामी सत्ता में आ जाता, आईएसआई का नैरेटिव वहां फलता फूलता। संजय सर स्वाभाविक रूप से मैं तो कह रहा हूं कि अभी बड़ी अच्छी बात से शुरुआत इन्होंने की कि कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में किनकी सरकार आएगी और उनकी सरकार आएगी तो उसके क्या रिफ्लेक्शंस होंगे, इम्पैक्ट होंगे, राइट सर, पॉलिटिक्स पर क्या रिफ्लेक्शंस होंगे, राइट, जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ उनके क्या संबंध होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, हम लोग तो इसकी बात कर रहे हैं। और मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कहा, पूरा मिडिल ईस्ट का मैं उदाहरण आपको दे दूंगा, छोड़िए पाकिस्तान बांग्लादेश, राइट सर, वहां पर भी कट्टरपंथियों की सरकार बनी, वो मुल्क कैसे बर्बाद हुआ है ये गवाह है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, डेटा कहिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक सवाल तो है, अगर बीएनपी की सरकार वहां बनती है तो निश्चित रूप से बांग्लादेश को कम से कम बर्बाद होने से वो सरकार बहुत हद तक बचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज पर वो जिंदा रहता है, वो कई तरीके से अपने जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनके रिसोर्सेज भी उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उनके लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं या उसको हम लोग कहते हैं कि जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भी भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है, जिसमें कोई डील नहीं कभी किया भारत। अगर भारत को देखा जाए तो कभी किसी बांग्लादेश से कोई वैसी डील नहीं की कि हम आपको ये मदद पहुंचाएंगे, इसके बदले में भारत को ये मदद मिलेगी। हमने दिल खोल के मदद की है सर, बांग्लादेश की दिल खोल के। भाई कोरोना काल में तो जिस तरह से बांग्लादेश ने कहा और बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि काश भारत जैसा पड़ोसी हर मुल्क के साथ होता खड़ा,
हमारा किसी के साथ, पाकिस्तान के साथ भी कोई हमारे खराब संबंध नहीं है। ऐसा थोड़े है कि हम इनके साथ कोई खराब संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उस चश्मे से देखना, वहां पर जाकर के चीजें ये होती हैं। अब क्या प्रभोग कर रहे हैं, कट्टरपंथी अगर आ जाएंगे, पूरा इस्लामीकरण हो जाएगा, हिंदुओं को सीधे वहां से हटा दिया जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो मुल्क आबाद हो जाएगा क्या? या वो मुल्क गर्त में चला जाएगा? जिन लोगों के हाथ में अभी बांग्लादेश अभी पड़ा हुआ है, वो लूट ही खसोट तो कर रहे हैं वहां, और क्या कर रहे हैं इतने दिनों से? जब से शेख हसीना हम भारत में आकर के शरण लिए हुए हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं वहां? ये क्या छिपा हुआ है वैश्विक पटल पर किसी से? चाय वाय बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार आती है, या बीएनपी जमाते इस्लामी के साथ अगर उनका गठबंधन की सरकार आती है, तो दोनों सरकार जरूर इस बात का फैसला करेगी जी कि भारत के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं यहाँ चौकी में भेजूंगा, लगता है भारत के साथ उनके रिश्ते अगर अच्छे होते हैं, सोसाइटी का मामला कई है। फायदे हमने। अच्छा, आपकी वाली जो उसका मैटर हो गया। ठीक है सर, तमाम हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सर आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ सैयद शिराज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ संजीव सर